हेलो दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे हमने क्या फ्रिक्शन फोर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, सम्स किए हैं, फ्रिक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझे। 3 टाइप्स के फ्रिक्शन थे, सब कुछ समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं कि स्टेप आगे की ओर। जैसे क्या होता है कि हम फ्रिक्शन की बात करते हैं ना, तो कुछ कुछ टर्म्स आते हैं। इससे हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होते हैं, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपटीशन लेवल पे। एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ड्रैग फोर्स क्या होते हैं, ड्रैग फोर्स, सब चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो अगर हम एंगल ऑफ रिस्पॉन्स की बात करें तो जानते हैं एंगल ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू एस, तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सरफेस से सरफेस को उठाना स्टार्ट किया, कुछ इंक्लिनेशन मिलते गया हमको। तो एंगल ऑफ द रिस्पॉन्स ये है कि कितना हम अपने इंक्लिनेशन को बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम, कि जहाँ तक हमारा ब्लॉक मूव ना करे। मीन्स हम कब तक बढ़ा सकते हैं, हम जब तक बढ़ा सकते हैं जब तक हमारा ब्लॉक टेंस टू मूव करना स्टार्ट करते हैं। मीन्स जब म्यू एस मैक्स हो जाए, जब हमारा क्या हो जाएगा एफ एस, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, कौन सा स्टैटिक फैक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैक्स हो जाएगा, उतने एंगल तक हम मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। तो अगर हम इसको निकालना चाहें, कैसे निकालेंगे, इसको हमने बहुत बार वर्कआउट किए हैं। अभी कि इस एंगल पे क्या पता हो कि नहीं, फिर दूसरा एंगल बनाएंगे। हो सकता है कि इस एंगल पे मैक्सिमम, इस एंगल के बाद हम जाएंगे तो हमारा ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम कहाँ तक जाएंगे, जिस एंगल तक ब्लॉक मैक्सिमम, ऐसा एंगल जहाँ तक ब्लॉक मूव करना स्टार्ट ना करें। इसका ये मतलब होगा वहाँ पे फ्रिक्शन हमारा जो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम होगा। तो मान लीजिए एंगल हमारा क्या थीटा है, क्या थीटा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ब्लॉक रखा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम सिस्टम मानेंगे तो एक पॉइंट होगा, यहाँ से लगाते हैं कि वैल्यू क्या है, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। अब हमारा ब्लॉक देखेंगे, ये इस साइड मूव करना चाह रहा है, फोर्स इस साइड खींचना चाह रही है, बट ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर अपोजिट एक फोर्स लग रहा है, किसको हम कहेंगे एफ एस। और ये एफ एस क्या होगा, मैक्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा हमारा मैक्स। तो हम थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। वरना अगर एफ एस मैक्स नहीं होगा तो थीटा वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, उसे हम कभी निकाल नहीं पाएंगे। एफ एस जब मैक्स होगा तो मैक्सिमम जो वैल्यू हम थीटा रख सकते हैं इंक्लिनेशन, जिससे हम ब्लॉक स्लीप ना करे, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इसको हम सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा अगर हम देखेंगे ना, इसको निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपॉन जी, म्यू एस अपॉन जी हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स म्यू एस जी। जो थीटा यहाँ पे एंगल है, इसको कहेंगे, हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। अब एंगल ऑफ रिस्पॉन्स कब कहेंगे, जब मैक्सिमम इंक्लिनेशन इतना मैक्सिमम हो कि उसके बाद अगर हम थोड़ा भी इंक्लिनेशन बढ़ाएं तुरंत हमारा ब्लॉक मूव कर जाए। मीन्स यहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शन होगा एफ एक्स मैक्स होगा। हमने इसको लिख दिया, हमने इसको सॉल्व भी किया है। चीज़ तो आप इसको कर सकते हैं, क्या करेंगे आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक्स एक्सिस मान लेंगे, वर्टिकल को वाई एक्सिस मान लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आएगा, इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि वैसे सॉल्व करना आसान नहीं होगा। हम एक एक एक्सिस को लेके एक एक कंपोनेंट लेके सॉल्व करेंगे। आप इतना क्वेश्चन कर चुके हैं ना, इसको आसानी से कर सकते हैं, इतना प्रैक्टिस होती है। हमने देखा था ये एंगल थीटा है, तो देखेंगे 90 डिग्री बनाएगा। अगर हम इसको देखें, अगर इस पर रखें, यहाँ पे देखिए इस एंगल से 90 डिग्री बनाएगा। तो ये थीटा है, जो 90 है, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, देखेंगे ये पूरा एंगल, ये सरफेस का, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, हाँ, और ये एफ जी है, इसके बीच में एंगल कितना है, लग नहीं रहा लेकिन है, देखिए ये हमारा सरफेस के बराबर है ना, तो हम कुछ नीचे भी ले सकते हैं। तो एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। और ये जो एंगल है क्या है हमारा, वाई एक्सिस, इसके बीच में एंगल कितना होगा, देखिए दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, एंगल 90 आना चाहिए। तो अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। हमने बहुत बार इसको सॉल्व किया है। अगर आपको डाउट हो रहा है कैसे हुआ है, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, नहीं 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा एंगल थीटा। जैसे ये एंगल थीटा जाएगा तो इसके जो साथ में जो हमारा एक्सिस है उसके अगर अलॉन्ग हम कंपोनेंट करेंगे, क्या जाएगी, ये हो जाएगा एफ जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा एफ जी साइन थीटा। अब ये मूव नहीं कर रहा है, तो हम जब इसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे, वाई कंपोनेंट देखेंगे फोर्स का, एक्स कंपोनेंट देखेंगे ब्लॉक के, तो क्या होगा, अगर हम एक्स कंपोनेंट देखिए तो यहाँ पे देखेंगे एक्स पॉजिटिव एक्सिस के लग रहा है एफ एक्स मैक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम एफ एक्स मैक्स लग रहा है प्लस, ये प्लस में रहेगा क्योंकि पॉजिटिव, माइनस क्यों आएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ एफ जी साइन थीटा माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, तो जीरो, एक्शन ए एक्स जीरो रख देंगे, ये क्या होगा हमारा एम इंटू ए एक्स, एक्स वैल्यू जीरो है तो एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा एफ एक्स मैक्स क्या हो जाएगा,
एफ एक्स मैक्स इक्वल टू एफ जी साइन थीटा, ठीक है नहीं, इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिए अगर हम वाई एक्सिस को ले, वाई पहले वाई एक्सिस वाई कंपोनेंट, उर्दू नहीं लिखना है, थोड़ा सा इंग्लिश लेते हैं। वाई कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो वाई कंपोनेंट लेने पे देखेंगे ऊपर की ओर जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, तो एन लिखेंगे, ठीक है, माइनस नीचे एफ जी कॉस थीटा लग रहा है फोर्स, इक्वल टू मास इंटू ए वाई एक्सेसन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो जाएगी, तो एन क्या हो जाएगा हमारा एफ जी कॉस थीटा। अब आपको पता है जो म्यू एस होता है क्या होता है, म्यू एस मैक्स जो होता है हमारा ये होता है म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस इंटू एन होता है, बल फुट कर दीजिए सबका, म्यू एस क्या जाएगा ये एफ जी साइन थीटा है इक्वल टू म्यू एस एफ जी कॉस थीटा, ठीक है नहीं, तो देखेंगे क्या हुआ एफ जी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी टेन इनवर्स म्यू एस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जी नहीं आएगा, ठीक है, हमने प्रूव करके देखा, समझ रहे ना। तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या जाएगा टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस हो जाएगा। तो कभी भी हमको अगर निकालना हो क्या कि किसी भी क्वेश्चन में दिया हो कि आपको म्यू एस इतना दिया है, ये सब इतना दिया है, तो बताइए कि उसका एंगल ऑफ रिस्पॉन्स कितना हुआ, तो तुरंत थीटा की वैल्यू रख दीजिए, क्या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस होता है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा वरना आपको सॉल्व करिए, जैसे देखिए अभी हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, वापस सही हो गया सॉल्व करने के बाद करेक्शन, तो क्या जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, तो जो थीटा होगा हमारा एंगल ऑफ रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। और हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर कॉन्टैक्ट होगा नहीं सरफेस के बीच में तो फ्रिक्शन आएगी नहीं, ठीक है। हम सॉलिड सरफेस की बात करें ड्रैग फोर्स आ सकता है जब एयर की बात है, लेकिन हम जब सॉलिड सरफेस की बात करें अगर वो कांटेक्ट में ना हो तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स ना नहीं आएगा और ना ही नॉर्मल फोर्स आएगा। आपको पता है ना नॉर्मल फोर्स कब आता है, जब कोई सरफेस से कांटेक्ट होगा तो सरफेस उसको परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। मीन्स कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से फोर्स आएंगे इसके अंदर, जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। और सेकेंड फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, तभी हमारा कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। तो अगर हम कोई सरफेस ले लें तो मान लीजिए किसी सरफेस कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये लेते हैं, ठीक है, इसको नहीं लेते और नॉर्मल लेते, वही सबसे आसान सरफेस। मान लीजिए हमने क्या रखा है, ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक रखा है इस पर, तो इस पर देखिए दो फोर्स लगेगा, है कि नहीं, दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा एफ एस मैक्स मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, अगर एफ एस मैक्स, या एफ के की बात कर सकते हैं जब चीज़ें मोशन में हो, ऊपर की फोर्स लगा नॉर्मल फोर्स, है कि नहीं। तो क्या करेंगे आप दोनों का नॉर्मल क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, क्या निकालेंगे रिजल्टेंट, और जब रिजल्टेंट आप निकालेंगे ना देखेंगे हमेशा फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स दूसरे के परपेंडिकुलर ही दिखेंगे आपको, क्या दिखेंगे परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर दिखेंगे। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे आपको पता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी है इक्वल टू आर आ रहा है, ये वेक्टर एडिशन है, तो आर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर, ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बीच में कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखिए दोनों उससे परपेंडिकुलर 90 होगा, तो और यहाँ पे ए की वैल्यू समझिए, ए क्या हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और बी क्या है हमारा नॉर्मल फोर्स है। तो थीटा की वैल्यू जैसे आप रखेंगे क्या 90, तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा आर अंडर रूट एफ एस का स्क्वायर प्लस नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कुछ रिजल्टेंट मान लीजिए आ गया हमारा आर, जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड निकाला, ये है इसकी वैल्यू। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो हमारा नॉर्मल सा जो एंगल बनाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे यहाँ पे क्या दिखाया हम लोग, अल्फा दिखाया। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा हमारा अल्फा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा एफ एस है,
यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है। अगर मैं tan अल्फा निकालना चाहूँ, tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या होता है, सामने, सामने क्या है हमारा एफ एस अपॉन एडजेसेंट नॉर्मल। तो हमारा जो tan अल्फा होगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन। तो अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स एफ एस अपॉन एन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा, और एंगल ऑफ रिस्पॉन्स हमारा थीटा था और एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा है। ठीक है, तो इतना निकाल लिया हम लोग। तो देखेंगे ये जो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स है ना, एक इसका स्पेशल केस हो सकता है, देखेंगे। ठीक है, जब हमने उसको इंक्लाइन किया था। लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा हमारा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो फोर्स बनाता है हमेशा, ना कि फ्रिक्शन फोर्स के साथ, हमेशा नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल बनाएगा हम उसको कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अल्फा ऐसे निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स एफ एस अपॉन एन। एफ एस हो सकता है, एफ के हो सकता है, जो आपको दिया हो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना हमने समझ लिए सब कुछ। अब हम बात करते हैं ड्रैग फोर्स की। अब ड्रैग फोर्स क्या होता है, देखिए जैसे हम जो फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, सरफेस की वजह से आ रहा है, कोलिजन की वजह से और कोल्ड वेल्डिंग की वजह से। ड्रैग फोर्स क्या होता है, जैसे हम कोई इंसान अगर पैराशूट जो जंप करते हैं, तो पैराशूट जंपर होते हैं जो सूट से जंप करते हैं, तो जो वो पैराशूट खोल के आते हैं, जो पैराशूट क्या करता है, उनको एक ड्रैग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो आराम से उतरते हैं। अगर वो ना होता तो आराम से उतर भी नहीं पाते हो। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स किसकी वजह से आता है, अगर हम देखें हमारे आसपास बहुत सारे हवाएं हैं, एयर है, गैस है, क्या है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ द गैसेस है। तो कोई भी चीज़ अगर नीचे आ रहा होगा, कौन लेके आएगा इसको, एफ जी खींचेगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर नॉर्मली है कुछ उसके ऊपर इंजन ना लगा हो तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स खींचने के बाद वो नीचे की ओर आएगा। यहाँ पे एयर से, एयर मीन्स एयर के मॉलिक्यूल हैं, जब वो नीचे की ओर आएगा इधर रिलेटिव मोशन होगा एयर के बीच में, ब्लॉक और एयर के बीच में एक मोशन होगा, जिसके क्या होगा कि इनके बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी होगी सीधी सी बात है, टकराएंगे इनसे, जब टकराएंगे तो ये कुछ फोर्स एग्जर्ट करेंगे, जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर की ओर, जिसको हम कह देंगे कि ये ड्रैग फोर्स है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाया, मैग्नीट्यूड दिखाया तो ऊपर, हाँ मैग्नीट्यूड डी है, इसको कहेंगे हम ड्रैग फोर्स। क्यों आ रहा है, क्योंकि हो रहा है कोलिजन। कोलिजन का से क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। हाँ, और आपको पता है एफ क्या है हमारा, फोर्स क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी। मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम, हमको उसको पी से दिखाते हैं। तो अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कर देंगे, चेंज इन मोमेंटम को फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स मिल रहा है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। इसको आप नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर हमें ग्रेविटेशन के नीचे आ रहा है, अगर हम नॉर्मली अगर अपने आप को देखें, मान लीजिए क्या है, आप चल रहे हैं, सब लोग रुके हुए हैं, आप चल रहे हैं, तो अगर बहुत सारी भीड़ है, आप सीधे स्ट्रेट चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने यहाँ से टर्न, नहीं, आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आपके सामने कोई आएगा, आपसे टकराएंगे, सीधी सी बात है, टकराएंगे तो आपको पीछे को एक फोर्स अप्लाई होगा। तो उन्हीं का पूरा एक रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या कहलाता है, ड्रैग फोर्स कहलाता है। तो हमने बता दिया कैसे आया सब कुछ। अगर आप इस पर देखना चाहेंगे कैसे हम फोर्सेस को दिखाएं, अलग अलग सिचुएशन में कैसे हम फोर्सेस को दिखाते हैं, ड्रैग फोर्स कितना होगा, उसका डायरेक्शन कितना होगा, तो आप पीछे वाले वीडियो में जा सकते हैं, जहाँ पे हमने दिखाया है फ्री बॉडी डायग्राम या विजुअलाइजेशन ऑफ फोर्सेस शोइंग डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो उसमें ड्रैग फोर्स भी होगा, जहाँ फ्रिक्शन फोर्स पड़े उसके नीचे ही होगा ड्रैग फोर्स, वहाँ हमने दिखाया है। तो अगर हम ड्रैग फोर्स को समझ गए, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम मैग्नीट्यूड लिखे किसका, मैग्नीट्यूड, आपको पता है कि ड्रैग फोर्स का जो क्या होगा, हमारा जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये हमेशा एक रिलेटिव मोशन जो होती है उसके अपोजिट होता है। हमारा ब्लॉक नीचे की मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स। ऐसे ही हो सकता है कि हमारा ब्लॉक इस साइड जा रहा हो, हवा इस साइड से चल रही हो सकता है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी का, उसके अपोजिट उसका फोर्स लगेगा। इसको भी हम क्या दिखाए हैं, आप जाकर उदाहरण देख सकते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे तो डी से लिखेंगे, डी वेक्टर का मॉड लीजिए या डी लिख दीजिए। ये क्या होता है, हाफ सी रो ए वी स्क्वायर। अब इसमें कौन क्या क्या टर्म्स है, तो देखेंगे ये जो फॉर्मूला आया ना, ये डिराइव किया गया है अप्रॉक्सीमेटली, एकदम करेक्ट भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग ऐसे काम होता है। तो आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए क्या होता है, आप इसको यूज़ करेंगे। तो देखेंगे जो यहाँ पे हम जो टर्म्स लिखे हैं, जो सी लिखे हैं, ये सी क्या है,
ये है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स। जैसे हमने पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स होता है, जिसकी वैल्यू लगभग मानी जाती है 0 से 0.42 से 1.0 के बीच में आती है, ठीक नहीं। ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कौन से मॉलिक्यूल्स है एयर के अंदर, पार्टिकल्स कौन से हैं, उस सब पे चीज़ें पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के अंदर कितना रजिस्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो रो है, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब जिस मीडियम में, जैसे हम एयर की बात करें तो एयर का जो होता है डेंसिटी, उसके हिसाब से अब हम किसी फ्लूइड में जाएं तो फ्लूइड में भी काम करेगा। इससे देखिए जो ये चीज़ किस में काम करेगा, फ्लूइड के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स एयर और गैस की, एयर मीन्स गैस, और फ्लूइड में जैसे एयर गैस दोनों आते हैं, और लिक्विड भी आता है, गैस और लिक्विड, है कि नहीं। तो एयर क्या है, गैस का एक जो गैसियस फॉर्म है एक स्टेट का, उसका एक बोल सकते हैं एक स्पेशल केस जिसको हम एयर कहते हैं। हाइड्रोजन की गैस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसकी डेंसिटी की बात करें, जिस मीडियम में चीज़ें हो रही हैं, मीडियम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी आपको। ये क्या होगा, ये होगा हमारा इफेक्टिव एरिया। क्या होगा, इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन। अभी क्या होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ दी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। अब एरिया का मतलब क्या, इफेक्टिव एरिया क्या है, इफेक्टिव एरिया ये है, जैसे मान लेते हैं हमारा जो ब्लॉक एक है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, हम उसको मूव करा रहे हैं, कुछ इस टाइप का ब्लॉक है, मान लेते हैं इस टाइप से नीचे गिर रहा है, तो आप इफेक्टिव एरिया कौन सा लेंगे, जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है पार्टिकल के मोशन में, है कि नहीं। तो जो ये आ रहा है इसको हम लेंगे, ना कि ये जो बड़ा वाला एरिया है, जो चीज़ें एरिया मतलब जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा किसी साथ, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लेंगे क्या, इफेक्टिव एरिया के तौर पे। तो ये गए हमारे फॉर्मूले, इसको हम सॉल्व करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, कितना ड्रैग फोर्स हमें लग रहा है। अब देखिए हम ड्रैग फोर्स पढ़े क्यों, आप सुने होंगे एक नाम टर्मिनल वेलोसिटी, क्या कहते हैं, जब कोई चीज़ मूव करता है किसी भी एयर में, फ्लूइड में, तो क्या था शुरुआत में इसकी वेलोसिटी, जो शुरुआत में क्या होता है उसको एक फोर्स लग रहा है नॉर्मली का, वेलोसिटी 0 है, टी टाइम 0 पे, एफ जी तो लग ही रहा है, क्या लग रहा है, एफ जी। तो शुरुआत में क्या होगा जानते हैं, एफ जी लगने की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी कुछ होगी, फिर वेलोसिटी और बढ़ेगी, है कि नहीं। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि बढ़ती ही जाएगी, ऐसा नहीं। वेलोसिटी एक टाइम होने के बाद क्या होता है ना कि बढ़ना कम हो जाएगी, मीन्स हमारा एक टाइम होने के बाद एक्सेलेरेशन हो जाता है 0। अब ऐसा वेलोसिटी कम बढ़ना मतलब कम हो जाएगी, इसका ये मतलब कि नहीं कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड चले गई तो उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ऐसा हो जाता है। मान लेते हैं 50 मीटर चल गई तो उसके बाद नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसी बोलते हैं वो एक्सेलेरेशन 0 हो गया वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, देखेंगे जब शुरुआत हम कूदते हैं तो एफ जी तो पूरा लगेगा, हमेशा एफ जी लगेगा जो भी है फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके वजह से हमको नीचे को नीचेगा, तो हम जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा, देखेंगे हमारा ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा वैसी तेज़ी से हम मॉलिक्यूल से टकराएंगे ना, जितने तेज़ी से टकराएंगे उतने ज़्यादा फिर फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, कौन सा, ड्रैग फोर्स बढ़ेंगे और तेज़ बढ़ेगी, तो देखेंगे वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है, मीन्स तेज़ी से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब हमारी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी होने की वजह से कि ड्रैग फोर्स क्या करेगा, कुछ समय बाद क्या होगा, हमारा ड्रैग फोर्स, जैसे कि यहाँ पे ड्रैग फोर्स 0 है, अभी कुछ नहीं है, जैसे ये एफ जी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर, इक्वल हो जाएगा, बैलेंस कर लेगा इसको। जैसे चीज़ें बैलेंस होंगी एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0, और जिस वेलोसिटी पे हमारा ये क्या हो जा रहा है, एक्सेलेरेशन 0 हो जा रहा है, उसी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो अगर हम इस केस को देखें, शुरुआत में ऐसा था, लास्ट में यहाँ पे पहुँच गया, तो ये जो लास्ट पोजीशन है जिस पे एक्सेलेरेशन 0 जा रहा है, एक्सेलेरेशन मीन्स के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, जो है कांस्टेंट आ जाएगी। तो इसको अगर देखिए उस सिचुएशन पे, इस सिचुएशन पे जहाँ पे एक्सेलेरेशन हो गया 0, तो देखेंगे यहाँ पे जो फोर्स होगा ड्रैग फोर्स वो इक्वल हो जाएगा किसके, एफ जी के बराबर, यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0। ये कब होगा, जब v इक्वल टू क्या हो जाए, वी टी हो जाएगा। तो बस न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दीजिए, न्यूटन्स सेकंड लॉ, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, क्या होगा, तो अगर हम यहाँ एक्सिस माने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
एक्सिस में कुछ हो नहीं रहा है, एक्सेलेरेशन 0 भी है, वाई एक्सिस के कंपोनेंट में एक्सेलेरेशन 0 इधर भी हो जाएगा, तभी तो लिखे ए एक्स, ए मतलब कि सब कुछ 0 है तो वहाँ पे कंपोनेंट ए वाई भी 0 आएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहे वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट लिखना चाहें इस ब्लॉक का, अगर मान लीजिए इसका मास m है, तो ऊपर की फोर्स अगर डी प्लस हो जाएगा, इसलिए नीचे को एफ जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ए वाई। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन हम मारे 0, कब होगा एक्सेलेरेशन 0? जब v इक्वल टू वी टी हो जाए, मीन्स एट टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्या होगा, d इक्वल टू हो जाएगा एफ जी। अब क्या करें, आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहाँ से निकाल लेंगे। d की वैल्यू क्या है, हाफ सी रो ए। अब वी क्या यहाँ लिखेंगे वी टी, अभी वी नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा वी टी, चाहिए तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हाफ सी वी टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक नहीं। आप देखेंगे जब शुरुआत में चीज़ें आ रही थी तो जो फॉर्मूला हमें लगेगा ना, ये हो जाएगा डी माइनस एफ जी एम इंटू ए एक्स ए वाई। हाँ, जब ये यहाँ से यहाँ तक मोशन कर रहा था तब तक ये लगेगा, ये फॉर्मूला नॉर्मली लगेगा। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे तो ए वाई 0, तो ए वाई 0 पुट कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप बीच में कुछ निकाल सकते हैं, आप बस एक्सेलेरेशन पुट कर दीजिए। अब बाकी सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन आपको मिल जाएगी, वेलोसिटी कितनी होगी, या वेलोसिटी से आपको एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, निकाल सकते हैं बीच का। लेकिन जैसे हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो क्या होगा जब एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन 0 रखेंगे। ये जब यहाँ पे v इक्वल टू वी रहेगा, जैसे ही एक्सेलेरेशन 0 रखेंगे तो v इक्वल टू वी टी रखना पड़ेगा। इसको हम स्पेशल आ देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है ना। तो वी टी इक्वल टू ये एफ जी हो जाएगा। अब एफ जी को चाहिए तो आप एम जी भी रख सकते हैं, नहीं रखना तो बाद में देखते हैं पहले। तो वी टी क्या हो जाएगा हमारा, वी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 मास मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ जी, नीचे सी रो ए हो जाएंगे, सी रो ए। तो अगर हम वी टी निकालें, वी टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 एफ जी सी रो ए, है कि नहीं, हो जाएगा। देखिए जो सब फोर्सेस आ रहे हैं, डायरेक्ट फोर्सेस सब कोलिजन के सारे, अगर हम एफ जी वैल्यू पुट करें तो 2mg अपॉन सी रो ए। अब ध्यान रखिएगा ये जो m वैल्यू है ब्लॉक का है, ये क्या है, ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक जो बॉडी है, और ये जो ये है किसका है, ये मीडियम की बात करता है, ये मीडियम की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट फोर्स ब्लॉक पे भी डिपेंड करेगा, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेलोसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा रहेगी, क्यों, जब मास ज़्यादा रहेगा। हाँ, अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगी एयर की तो उसका वेलोसिटी कम रहेगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में एरिया ज़्यादा होगा ब्लॉक का, तो कम एरिया, इनवर्स प्रोपोर्शन में वेलोसिटी कम पे ही टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी, समझ रहे हो, है कि नहीं। एरिया ज़्यादा रहेगा तो आराम से आप उतरेंगे, मतलब जल्दी आपको टर्मिनल वेलोसिटी कम पे ही हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स कम ही वेलोसिटी पे आप टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएंगे, उसके बाद आपका वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, है कि नहीं। एरिया बढ़ जाए, कांस्टेंट फ्रिक्शन की बात करें, डायरेक्ट फोर्स या डेंसिटी का मीडियम डेंसिटी बढ़ जाए मीडियम की, तो भी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कमी होगी। हाँ, अगर मास बढ़ गया तो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए देखिए कोई चीज़ जो भारी होती है जल्दी आती है नीचे, कब, जब एयर की बात करें। हाँ, ऐसा नहीं मैं न्यूटन की बात को अनफॉलो कर रहा हूँ, हम जब एयर को लेकर चलेंगे तो मास ज़्यादा होने से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ी से आती है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कौन करता है, इसका यूज़ बहुत अच्छा बिल्ली, हम जो कैट की बात करते हैं, कैट बहुत अच्छे से यूज़ करती है। कैसे करती है, आपको पता है, आप कैट को कैसे ही फेंक के नीचे जब गिरती है आराम से वो उतरती है, ऐसा क्यों होता है। कैट के पास एक बोलते हैं ना इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी है उसके अंदर की, ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसा एनिमल है। और भी देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैट है, कितना, 1 2 3 4 6 फ्लोर्स के ऊपर से वो गलती से गिर गई, कोई धक्का नहीं दे रहा, गिर गई अपने आप। तो जानते हैं जब वो गिरेगी शुरुआत में वेलोसिटी 0 होगी, क्या होता है ना, जब कैट गिरना स्टार्ट कर जाती है तो उसको एक्सेलेरेशन महसूस होता है, मीन्स सीधी बात है, जब एफ जी नीचे खींच रहा है, कुछ है नहीं रोकने के लिए, तो उसको एक्सेलेरेशन होगा। अब हमारा बॉडी वेलोसिटी को नहीं मेजर कर सकता, एक्सेलेरेशन को मेजर कर सकता है। जब कोई चीज़ एक्सेलेरेट होती है तो हमें फोर्स महसूस होता है, एक्सेलेरेशन की वजह से हमें क्या होता है, फोर्स महसूस होता है, जिसका हम समझ सकते हैं कि हाँ एक्सेलेरेशन हो रहा है। कभी आप वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते। आपकी ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, एकदम एक सेम वेलोसिटी से 1000 से चले, उससे कुछ नहीं होगा वो फ़र्क, आपको लगेगा कुछ नहीं, शांत है माहौल। लेकिन अगर वही क्या करे, एक्सलेट करे उसी, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से एक्सलेट करे, 20 से करे, कुछ से भी करे, तो आपको लगेगा कोई पीछे को ऐसा, मतलब पीछे को आप चिपक जाएंगे जब एक्सलेशन होगा, है कि नहीं। तो आपको एक्सेलेरेशन महसूस होगा। तो जैसे ही बिल्डिंग गिरती है तो इस पर फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, जो एफ जी नीचे क्यों लग रहा है,
तो इसको एक्सेलेरेशन महसूस होता है, इसके साथ डर जाती है। डरने की वजह से क्या करती है, वो अपने आप को तब सिकोड़ लेती है। जैसे ही वो सिकोड़ेगी तो आपको पता है एरिया ऑफ द क्रॉस एरिया जो उसका कम हो जाएगा। जैसे ही एरिया कम होगा ना, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मीन्स उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी और वेलोसिटी नॉर्मल बढ़ेगी, जो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। देखिए एरिया क्या है नीचे ना, टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जैसे उसका एरिया कम हो गया, उसकी वेलोसिटी जल्दी बढ़ना स्टार्ट कर जाएगी और बढ़ने की वजह से वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी। समझ रहे? एरिया क्या करती है, लेस हो जाता है, तो जल्दी क्या करती है, वो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाती है। जैसे वो टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच जाएगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ना रुक जाता है, मतलब एक्सेलेरेशन नहीं होगा। एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो उसको लगेगा अरे हाँ लगता है सब सही हो गया, फिर वो अपने आप को फैला लेती है एकदम पैराशूट टाइप का। जैसे वो फैलाएगी ना, तुरंत क्या होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है। क्या होगा यहाँ पे, तुरंत उसका एरिया जैसे बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने की वजह से ना, जो टर्मिनल वेलोसिटी पहले क्यों थी, देखो जब चीज़ें सब कांस्टेंट थी तब उसकी वेलोसिटी अलग थी, टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए जब एरिया सिकोड़ ली थी कांस्टेंट थी तो वेलोसिटी वीटी थी, और जो बहुत ज़्यादा थी, एरिया कम था ना। अब जैसे उसको लगेगा अरे कुछ नहीं बस नॉर्मल हो गया है, नो एक्सेलरेशन, तो उसको डर भी नहीं, तो अपने आप फैला लेती है। जैसे वो फैलाएगी ना, उसका अब ये चीज़ VT1 था, फिर VT2 हो जाएगा दूसरा, क्योंकि एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से ना उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी जो ज़्यादा था, वो टर्मिनल वेलोसिटी का जो है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, नहीं उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और उसका टर्मिनल वेलोसिटी कम तो होना ही है। समझिए ऐसे जब शुरुआत में उसने अपने एरिया को कवर कर कम करके रखा था, तो उस पर जो FG फोर्स लग रहा था, FG फोर्स नहीं लग रहा था, ड्रैग फोर्स की वैल्यू थी कम आ रही थी, क्योंकि आप देखेंगे जो ड्रैग फोर्स था हाफ ρ/c/a/v²। एरिया कम होने की वजह से उसकी ड्रैग फोर्स कम लग रहा था, इस वजह से वो तेज़ी से नीचे की ओर आ रही थी, क्योंकि तेज़ी से नीचे की ओर आ रही थी, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी VT फाइंड कर लिया, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब वो उस टर्मिनल वेलोसिटी पर आ गई, उसका एक्सेलेरेशन 0 हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, उसको अच्छा लगा कि हाँ ठीक है नॉर्मल हो गया है, तुरंत अपना एरिया फैला ली। जैसे एरिया फैलाएगी तुरंत उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ड्रैग फोर्स की। जैसे ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेगा, इस टाइम ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ चुकी है FG से, तुरंत वो थोड़ा ऊपर की हो जाएगी, तो थोड़ा सा ऊपर की महसूस करेगी आते हुए। तो उसकी जो VT1 थी, जिसका एक्सेलेरेशन जिसका वैल्यू क्या था, A था, सब कुछ कांस्टेंट है, एक वैल्यू थोड़ी बदली थी, अब एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका जो VT है शिफ्ट कर जाएगा। अगर मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड था, कितना था 100 मीटर पर सेकेंड, जब उसका एरिया बढ़ जाएगा तो इसका जो मान लीजिए कुछ 70 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी और कम हो जाएगी, जिसका से वो लास्ट में वो लैंडिंग करती है बहुत आराम से। इसमें बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, बट इसमें जैसे लास्ट में पहुंचने के बाद वेलोसिटी जैसे गेन कर लेती है, उसको लगता है कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, उसको डर नहीं लगता है, तो अपना फैला लेने की वजह से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाती है, उसको इंजरी बहुत कम होती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करती है। अब अगर मान लेते उसने, अगर मान लीजिए उसने पहले ही नहीं फैला होता, अगर मान लेते कि उन्होंने पहले उससे मतलब जो कूद रहे हैं तो बिल्ली पहले ही फैला लेती है अपना हाथ, तो क्या होता जानते हो, जो टर्मिनल वेलोसिटी उसको हासिल करना था VT उसको फाइंड तो करना ही पड़ेगा, उससे तब तक बढ़ेगा, जब तक VT नहीं फाइंड करेगा तब तक बढ़ेगा। उससे क्या होगा ना कि इसको बहुत टाइम लगेगा उसको VT फाइंड करने में, क्या पता तब तक लगते लगते वो जाके फ्लोर पर चिपक जाए, हो सकता है ना। इसके वजह से वो क्या होती है, इस चीज़ का यूज़ करने की वजह से वो बच जाती है। उसको पता नहीं कि इस चीज़ का यूज़ करना होता है, लेकिन वो कर लेती है, ठीक है, इसलिए तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका, ठीक है। तो आपने इतना समझ लिए होंगे। एक और चीज़ समझ लेते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, ड्रैग फोर्स निकालने के लिए। आप देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मान लीजिए कोई हम सर्कुलर ऑर्बिट में हम मूव कर रहे हैं, तो जो फोर्स अंदर क्यों लगती है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फोर्स क्यों लगता है, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है फिर भी एक फोर्स अंदर क्यों लगता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, देखिए इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सेम होगा, जिसको हम कहेंगे यूसी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होने के बाद भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, फिर भी इसके अंदर एक्सेलेरेशन क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज करने से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टूवर्ड्स द सेंटर क्यों लगता है। अगर हम ड्रॉ करें जिस पे मतलब गाड़ी या ब्लॉक कुछ भी मूव कर रहा है, तो उसका जो सेंटर होगा ना, वही उसके टूवर्ड्स हमेशा फोर्स लगेगा, जिसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए इसमें क्यों बता रहा हूँ, एक होता है देखिए अर्थ ऑर्बिट करती है, अर्थ का ऑर्बिटिंग, और किसी कार का किसी मतलब
राउंडिंग बोल सकते हैं, मीन्स किसी कार का किसी कॉर्नर से किसी रोड से क्या करना, यू टर्न लेना। दोनों में एक फोर्स लगता है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों में लगता है, तभी तो आगे क्यों नहीं जाती, तभी वो मूव कर पाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से वो टर्न ले पाती है, एक सर्कुलर ऑर्बिट टाइप का, है कि नहीं। यहाँ पे जो अर्थ ऑर्बिट करती है, इसमें जो फोर्स लगता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, किसकी वजह से मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, सेंट्रीपिटल, किसका इफेक्ट है, ग्रेविटेशन फोर्स का। और जैसे ही हमारा कार राउंडिंग कर रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, ये कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो दोनों में फर्क है, दोनों में सेंट्रीपिटल फोर्स है, बट एक में ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आ रहा है, एक में फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम राउंडिंग मतलब स्लाइड करते हैं तो रोड की वजह से क्या होता है कि उस पर एक रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन की वजह से एक अंदर की फोर्स लगता है अपोजिट, ठीक है। इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आता है। अब देखिए क्या होता है, जब बारिश का समय होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब बारिश हो जाता है ना, तो जो हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो पाता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है ना, कॉन्टैक्ट का मतलब फ्लूइड आ जाता है। जैसे हम जब हम किसी ऑटोमोबाइल में, किसी भी गाड़ी में हम इंजन में क्या डालते हैं, मोबिल क्यों डालते हैं, ताकि जो पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, मोबिल आने वाले से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि वो मूव कर जाता है ना, क्योंकि वो मूव कर जाता है तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो पाती है। तो वही क्या होता है, जब बारिश हो जाती है तो बारिश की वजह से पानी जब नीचे आ जाता है रोड पे, इसकी वजह से वहाँ पे अच्छा फ्रिक्शन नहीं हो पाता, इसलिए स्कीडिंग हो जाती है। क्या होती है, स्कीडिंग होती है। इसको सब रोकने के लिए ये सब क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होते हैं। वो क्या होता है ना, जब हम राउंड करते हैं, कहीं पे टर्न लेते हैं, तो देखेंगे बहुत जगह सर्फ जो हमारा रोड होता है ना, थोड़ा सा उठाया जाता है, ताकि हमारी गाड़ी क्या करे, स्कीड ना करे। इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट, इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। आज आप समझ गए होंगे, लगभग आज चैप्टर खत्म हो चुका है फ्रिक्शन फोर्स का। तो ड्राइव फोर्स पे थोड़ा फोकस करके क्या नाम है, एंगल ऑफ द रिस्पॉन्स और एंगल ऑफ द फ्रिक्शन की बात करते हैं, दोनों पे समझिए। बिल्ली का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बिल्ली को सब पता है, ठीक है, इसलिए बच जा रही है। बिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ, क्यों, जब आप आगे जाएंगे, पढ़ेंगे बहुत आगे क्वांटम मैकेनिक्स, तो वहाँ पे एक आता है बिल्ली, कैट के बारे में, कैट का पैराडॉक्स कैसा है, क्या होता है, बहुत आगे बीएससी एमएससी में करेंगे तब। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करेंगे। चलिए फिर बाय बाय।